ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। सोनिया गांधी की कॉल के बाद थमा कर्नाटक का नाटक। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगा बैन हटाया और कहा कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इमरान खान के चेतावनी देते हुए कहा है कि 9 मई को हुए हंगामे का पूरा हिसाब किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में आज बड़ा बदलाव करते हुए किरण रिजिजू को भू विज्ञान मंत्री बनाया। अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया कानून मंत्रालय का जिम्मा। 5 दिनों के मंथन और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला हो गया। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने बताया कि सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी से चर्चा के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद किसी एक को ही मिलना था। डीके शिव कुमार राज्य के इकलौते उप मुख्यमंत्री होंगे और लोकसभा चुनाव तक राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। डीके शिव कुमार विल बी द ओनली वन डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका। He will continue as a PCC president till the parliament election is over. कांग्रेस ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कर्नाटक में 5 गारंटी को लागू करने की है, जिस पर पहले कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी रहा। सबसे पहले डीके शिव कुमार कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के घर पहुंचे, जहां डीके शिव कुमार सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कर्नाटक सरकार के फॉर्मूले को लेकर चर्चा की। केसी वेणुगोपाल के घर पर बैठक में सिद्धारमैया भी शामिल रहे। कांग्रेस महासचिव के साथ बैठक खत्म होने के बाद कर्नाटक के दोनों नेता वेणुगोपाल की कार में एक साथ बैठकर कांग्रेस अध्यक्ष के घर रवाना हुए। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर मुलाकात की। खड़गे के आवास पर ब्रंच के साथ साथ तमाम शर्तों पर अंतिम सहमति बनी। खड़गे ने दोनों नेताओं के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि टीम कांग्रेस कर्नाटक के लोगों की प्रगति, कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मिलने की तस्वीरें भी सामने आई। कर्नाटक का सियासी संकट सुलझाने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली तक बैठकों का दौर चला। आखिरकार सोनिया गांधी की एक कॉल से मामला सुलझा। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कांग्रेस ने 135 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। 14 मई को बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। 15 मई को पर्यवेक्षकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 16 मई को खड़गे ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ दिल्ली में बैठक की और 17 मई को राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के साथ मुलाकात की। 17 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई और जिसके बाद डीके शिव कुमार से सोनिया गांधी ने फोन पर बात की और सोनिया ने डीके को उप मुख्यमंत्री पद के लिए मना लिया और कर्नाटक सरकार का फॉर्मूला तय हो गया। 18 मई को कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की बैठक हुई। 18 मई को एक बार फिर कर्नाटक के दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिलने पहुंचे और फिर औपचारिक रूप से कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले डीके शिव कुमार को आखिरकार अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर स्वीकारना पड़ा, क्योंकि पार्टी आलाकमान और नवनिर्वाचित विधायकों का इरादा कुछ और था। डीके शिव कुमार ने आलाकमान के फैसले पर सार्वजनिक रूप से नाराजगी तो नहीं जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यापक हित में फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मनाया और राहुल गांधी ने डीके को बुलाकर उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारने को कहा। नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर डीके ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो भी फॉर्मूला बनाया गया है हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। Everything is well, everything will be well, is going to be well.
सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर खुलेआम नाराजगी तो नहीं जाहिर की, लेकिन उनके भाई और कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके सुरेश आलाकमान के फैसले से खुश नहीं नजर आए। और डीके सुरेश ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद अपनी नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर कर दी। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shiv Kumar, everybody has to accept. डीके शिव कुमार के भाई ने कहा कि वो अपने भाई को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने कहा कि हम फिलहाल इंतजार करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना है। जिस चेहरे को आगे करके कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव लड़ा, उसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? आखिर कर्नाटक की रेस में सिद्धारमैया डीके शिव कुमार पर क्यों भारी पड़े? आइए आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर सिद्धारमैया की पकड़ काफी मजबूत है। कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को सिद्धारमैया मुख्यमंत्री के तौर पर शिव कुमार से ज्यादा सही लगे। कांग्रेस को डर था कि अगर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है। कर्नाटक कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया का समर्थन किया था। डीके शिव कुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। माना यह जा रहा है कि ये उनके लिए मुसीबत साबित हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के कप्तान सिद्धारमैया होंगे, लेकिन असली कमांड डीके शिव कुमार के हाथों में होगी। सूत्रों के मुताबिक डीके शिव कुमार इसी शर्त पर उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए हैं। और इसी के साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया कि राज्य में कोई भी फैसला डीके शिव कुमार की मर्जी के बगैर नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि सीएम सिद्धारमैया भी डीके से चर्चा किए बिना कोई फैसला नहीं लेंगे। सूत्रों के मुताबिक इसी फैसले के बाद डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हुए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाने से दुखी हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। Why I should be upset? There is a long way to go. डीके शिव कुमार और उनके करीबी विधायकों को पसंदीदा मंत्रालय भी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले शिव कुमार को मनाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोर लगाया, लेकिन बात नहीं बनी। बुधवार रात 2 बजे सोनिया गांधी बीच में आई और उन्होंने डीके से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद कर्नाटक के लिए 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ, यानी पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और बाद के 2.5 साल डीके शिव कुमार। कर्नाटक की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 मई को बेंगलुरु में होगा और इस समारोह के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके लिए बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी स्टेडियम में 20 मई को सिद्धारमैया सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं कर्नाटक के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भी ये ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा कई और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह के लिए विपक्ष के नेताओं को भी न्योता भेजेंगे। जब सुरजेवाला से पूछा गया कि क्या वो शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी पार्टियों को बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारी यही इच्छा है। जनता के प्रति समर्पण के आयोजन में सब मित्र दल शामिल हों। शपथ ग्रहण समारोह में गांधी परिवार, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। सिद्धारमैया आज कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस विधायक जी परमेश्वर पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में राजभवन पहुंचे और विधायक जी परमेश्वर ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने के बारे में राज्यपाल से बात भी की। राज्यपाल ने राज्य के भावी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों के बीच शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, प्रियांक खरगे, केजे जॉर्ज, बीआर रेड्डी, लक्ष्मण सावदी कर्नाटक सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही रूपा शशिधर, जमीर अहमद, केबी गौडा, बीके हरिप्रसाद, सलीम अहमद भी मंत्री बन सकते हैं। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में ईश्वर खांटे, तनवीर सैत, लक्ष्मी हेब्बलकर और यूटी खादर के भी नाम शामिल हैं। कर्नाटक के गवर्नर जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर भी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 21 को प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, जबकि 22 को विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया के नाम के ऐलान के बाद उनके समर्थक काफी खुश हैं। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे।
और जश्न मनाया। सिद्धारमैया समर्थकों ने उनके घर के बाहर पटाखे जलाए। समर्थकों ने सिद्धारमैया के लिए नारे लगाए और डांस भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। कुछ समर्थक बैंड बाजे के साथ सिद्धारमैया के घर पहुंचे। सिद्धारमैया समर्थकों ने खुशी में एक के बाद एक कई नारियल भी फोड़े। बेंगलुरु में HAL एयरपोर्ट के बाहर भी कांग्रेस समर्थक जश्न में डूबे नजर आए। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया है। हम आपको बताते हैं कि आखिर सिद्धारमैया कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए सिद्धारमैया के अहिंदा समीकरण की बेहद जरूरत है। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, OBC और दलित। इन तीनों समुदाय के वोटर्स पर सिद्धारमैया की पकड़ काफी मजबूत है और इसी समीकरण की बदौलत 5 दशक पहले कांग्रेस ने कर्नाटक की सत्ता पर कब्जा जमाया था। कर्नाटक में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की आबादी 39% है, जबकि सिद्धारमैया की कुर्बा जाति की आबादी भी 9% के आसपास है। मतलब ये कि सिद्धारमैया के जरिए कांग्रेस की रणनीति सामाजिक समीकरण साधने की है और कर्नाटक की 28 में से 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कब्जा करने की है। और चलिए अब आपको बेहद खास तस्वीरें दिखा देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होनी है। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार बेंगलुरु पहुंच चुके हैं और इस बैठक में सिद्धारमैया विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में विधायक दल की बैठक शुरू होगी। ये लीजिए तस्वीरें आपके सामने है। कांग्रेस ने इस बैठक में सभी विधायकों को बुलाया है। सभी विधायकों को क्वींस रोड स्थित इंदिरा गांधी भवन में बुलाया गया है। बैठक में विधान परिषद सदस्यों और सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी के तीनों ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये देखिए कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है विजेताओं के ऊपर। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन है कर्नाटक में। जिस तरीके से DK शिव कुमार और सिद्धारमैया की मेहनत जो है, तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। और अब जब ये तय हो गया है कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और DK शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे, तो कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। खुशी साफ देखी जा सकती है। किस तरीके से गाड़ियों को फूलों से लाद दिया गया है, ये तस्वीरें बयान कर रही है। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है। किरण रिजिजू को हटाकर अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। रिजिजू अब भू विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे। मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े धर्म परिवर्तन के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह अलग तरह का नेक्सस है, जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक यात्री बस की सड़क किनारे खड़े ट्रॉले से टक्कर हो गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में 1.5 साल के बच्चे का अपहरण होने के बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। पुलिस के चेकिंग अभियान से डरकर अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर भाग गए। देश की सियासत में मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर निकल पड़ी है। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में रामायण महोत्सव कराने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर राम के नाम पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दिखावा कर रही है ताकि उसे चुनाव में वोट मिल सके। चुनाव को देखते हुए उनको लगा कि चुनाव आ रही है, इसलिए मेला कराना चाहिए, भगवान राम के गुणगान गानी चाहिए, लेकिन उसमें उनकी श्रद्धा और भक्ति भी चाहिए। केवल कार्यक्रम करने और दिखावा करने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने वाले कांग्रेस इस बार आगे आकर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो इसे चुनावी चश्मे से नहीं देखती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रामायण मेला कराने का मकसद राम गमन वनपथ के जरिए भगवान की यादों को संजोना है। ये रामायण महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के कलाकार आएंगे, उसमें प्रस्तुतियां देंगे। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की 90 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में कर्नाटक जैसा करिश्मा ही देखने को मिलेगा।
और जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को मुद्दा बनाकर चुनाव जीता, वैसे ही उसे छत्तीसगढ़ में भी जीत मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। इसलिए कांग्रेस रामायण महोत्सव के जरिए आदिवासियों और पिछड़ों को साधने में जुटी है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो उसकी जीत पक्की है। छत्तीसगढ़ के तो रग रग में राम बसे हैं और यही वजह है कि कांग्रेस 1 से 3 जून राष्ट्रीय रामायण मेले का आयोजन करा रही है। कांग्रेस भले ही इसे राम गमन वन पथ से जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बता रही है, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस रामायण मेले के साथ ही चुनाव में अपनी ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। मुंबई के 26/11 हमलों के आरोपी 62 वर्षीय तहव्वुर राणा को जल्द ही अमेरिका से भारत लाया जाएगा। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारतीय अधिकारियों ने तहव्वुर राणा के मुंबई आतंकी हमले में शामिल होने की बात कही थी। भारत ने 10 जून 2020 को एक शिकायत दर्ज करवाते हुए तहव्वुर राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग भी की थी। राणा के भारत प्रत्यार्पण के अनुरोध को जो बाइडेन प्रशासन से समर्थन और मंजूरी मिली, जिसके बाद कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी कर दिया। आरोप है कि तहव्वुर राणा को डेविड कोलमैन हेडली की बैठकों और मुंबई हमले की रणनीति के बारे में जानकारी थी। अमेरिकी सरकार ने दावा किया था कि राणा भी मुंबई हमलों की साजिश में शामिल था। 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 6 अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का एक कैनेडियन व्यापारी है जो पेशे से डॉक्टर भी है। राणा पाकिस्तान आर्मी में ड्यूटी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम भी कर चुका है। पाकिस्तान में 26/11 हमलों के मास्टरमाइंड डेविड कोलमैन हेडली से मुलाकात के बाद राणा ISI से भी जुड़ गया था और 1997 में पाकिस्तान से कनाडा जाकर उसने वहीं अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। इटली के एमिलिया रोमानिया में सड़कों पर पानी किसी नदी की तरह बहता दिखा और तो और वहां मकानों की पहली मंजिल भी पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इटली के उत्तरी हिस्से में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां अचानक बाढ़ के हालात बन गए। नदी नहरें उफान पर आ गईं। लगातार बारिश और नदियों के ओवरफ्लो होने से इटली का उत्तरी हिस्सा मानो किसी टापू में तब्दील हो गया और हालात बेकाबू हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सैलाब का कहर साफ दिखाई दे रहा था। तेज बहाव के बीच एमिलिया रोमानिया में पुल भी तबाह हो गया। नदी के बहाव ने पुल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। सैलाब जब रिहायशी इलाके में पहुंचा तो हालात और खराब हो गए। सड़कों पर पानी का जबरदस्त बहाव था, जिसमें गाड़ियां तक डूबी हुई दिखाई दी। कई इलाके ऐसे थे जहां पानी भर गया था और मलबा ऊपर तैर रहा था और ऐसे में लोग घरों में फंसे हुए थे। इटली के एमिलिया रोमानिया में बाढ़ बारिश से अभी तक करीब 8 लोगों की जान चली गई है और लगातार बारिश और सैलाब में घरों की पहली मंजिल पानी में डूब गई थी। इस बीच हजारों लोग सैलाब से घिर गए। दरअसल इटली के कई इलाकों में महज 36 घंटों में ही इतनी बारिश हो गई कि जितनी औसतन पूरे साल में होती है। लिहाजा वहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बिना देरी के रेस्क्यू शुरू हुआ। पानी में घिरे मकानों में फंसे लोगों को लाइफ बोट्स के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सिर्फ इंसान ही नहीं, पानी में फंसे जानवरों को भी सहारा दिया गया। दिन से लेकर रात तक एमिलिया रोमानिया में बचाव कर्मी लोगों को सैलाब की पहुंच से दूर ले जाने में जुटे रहे। उत्तरी इटली से हवाई सर्वेक्षण की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। हजारों एकड़ खेती की जमीन पर पानी का कब्जा दिखाई दिया और फसलें बर्बाद हो गई थी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक महीने के सूखे ने जमीन की पानी को सोखने की क्षमता कम कर दी, जिससे बाढ़ के हालात और भी भयावह हो गए। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले NSG और मार्कोस कमांडोज ने मोर्चा संभाल लिया है। श्रीनगर में G20 की बैठक से पहले लाल चौक पर NSG के कमांडो सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इससे पहले डल झील में नेवी के मार्कोस कमांडोज ने भी सुरक्षा अभ्यास किया था। पंजाब के गुरदासपुर में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी ने महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। बेगूसराय में बारात से लौट रही गाड़ी को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। पंजाब के अबोहार में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। दुकान में कई पुरानी गाड़ियां भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से धमाका भी हुआ है। पटना में 5 दिनों तक कथा करने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर बागेश्वर धाम लौट गए। लेकिन बाबा के समर्थकों ने पटना एयरपोर्ट पर नियम कानून की जो धज्जियां उड़ाई, उससे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की पोल भी खुल गई।
क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग बेकाबू हो गए। लोग एयरपोर्ट के सारे नियम कानूनों को तोड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर घुस गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जवानों ने बाबा बागेश्वर के समर्थकों को रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आए भक्तों के आगे सुरक्षा कर्मियों की एक न चली। बाबा को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए भक्त एयरपोर्ट के सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब सुरक्षा कर्मियों ने समर्थकों को अंदर घुसने से रोक दिया तो बाबा के भक्त भड़क गए। बाबा के कई समर्थक तो धक्का मुक्की पर उतर आए और एयरपोर्ट के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई भक्त सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की करते दिखे। चलो हो गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर जय श्री राम के जयकारे भी लगाए जा रहे थे। भीड़ के कारण एयरपोर्ट पर ऐसे हालात बने कि आम यात्री भी भीड़ और धक्का मुक्की में फंस गए, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई नजर आई। और बाबा बागेश्वर की विदाई में भक्तों की ऐसी दीवानगी दिखी कि कई तो पटना एयरपोर्ट के रनवे तक जा पहुंचे। और वहां तक पहुंच गए जहां बाबा का चार्टर प्लेन खड़ा था। वहां धीरेन्द्र शास्त्री जब प्लेन में सवार हो रहे थे उस दौरान भी उनको भीड़ ने घेर लिया। रनवे पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ के लोग आगे आए और बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को प्लेन तक पहुंचाया, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री प्लेन में चढ़े और लोगों का अभिवादन कर प्लेन के अंदर चले गए। अब भीड़ द्वारा एयरपोर्ट पर हंगामा मचाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह से एयरपोर्ट पे हालात बने उससे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की पोल खुल गई है। पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आकर वहां के हिंदुओं ने भारत में शरण ली थी। वो इस उम्मीद से भारत आए थे कि यहाँ हिंदुस्तान में कम से कम उन्हें क्रूरता से तो आजादी मिल ही जाएगी और हिंदुस्तान में उनका अपना आशियाना होगा, जिसमें वो शांति के साथ परिवार के साथ रह पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसमें पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं की उम्मीद बिखरती दिखाई दी, क्योंकि पाकिस्तान से आए हिंदू एक बार फिर बेघर हो गए। राजस्थान के जैसलमेर जिले में रह रहे हिंदू परिवारों के घरों को बुलडोजर से रौंद दिया गया। जिला कलेक्टर टीना डाबी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। चिलचिलाती धूप में बुलडोजर पहुंचा और विस्थापित हिंदुओं के घरों को खाली कराकर उन्हें तोड़ दिया गया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार के लोग रोते बिलखते दिखे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीषण गर्मी में वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं। लेकिन प्रशासन को इन परिवारों पर कोई रहम नहीं आया। बुलडोजर तब तक चलता रहा जब तक उनके आशियाने मिट्टी में नहीं मिल गए। लेकिन यूआईटी की इस कार्रवाई का पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों ने विरोध भी किया। कार्रवाई से नाराज लोग अपने बच्चों को साथ लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहीं पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया। और हमारी ये मांग है कि जब तक हमको वापस व्यवस्थित तरीके से बसाया नहीं जाएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। हालांकि बुलडोजर एक्शन के बाद कलेक्टर टीना डाबी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को तोड़ा गया है, लेकिन जल्द ही उन्हें एक लैंड अलॉट किया जाएगा। जैसे ही हम एक हफ्ता 10 दिन में एक प्रॉपर लैंड चिन्हित कर दी, इनको वहाँ पे जो जिनको नागरिकता मिल चुकी है उनको लैंड अलॉट भी कर दिया जाएगा। डीएम साहिबा से ये पूछा जाना चाहिए कि अब घर तो तोड़ दिए गए, जब तक लैंड मिलेगी तब तक वो गरीब कहां जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में हिंदू शरणार्थियों के मकानों पर हुई कार्रवाई का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसे कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और इसे मानवता की हदें पार करने वाली कार्रवाई बताया। उनके मकानों को तोड़ना, पहले जोधपुर में फिर जैसलमेर में, ये मानवता की क्रूरता की हदों से पार होना है। वहीं बीजेपी नेता सतीश पूनिया के जैसलमेर में हुई कार्रवाई को तानाशाही कहा और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। जोधपुर के बाद ये दूसरी घटना है जब इस तरीके से उनको हिंदू विस्थापितों को बेघर कर दिया गया। इससे समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा किस तरीके से करती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले जोधपुर और अब जैसलमेर में विस्थापित हिंदुओं के घरों को तोड़कर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वहीं बीजेपी ने भी ये विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार नागरिकता संशोधन कानून लाकर विस्थापित हिंदुओं को सुविधा देगी।
दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करना दुनिया के हर पर्वतारोही का सपना होता है और चुनिंदा लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन नेपाल के शेरपा कामी रीता ने 1-2 बार नहीं बल्कि 27 बार एवरेस्ट फतेह कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कामी रीता ने इसी महीने 17 मई को एवरेस्ट के शिखर पर 27वीं बार विजय हासिल की है। द एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीता ने 1994 में पहली बार 8,848 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ाई की थी और उसके बाद से तकरीबन हर साल वो एवरेस्ट के शिखर पर अपने नाम का झंडा गाड़ रहे हैं। 53 साल के कामी रीता एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए दुनिया भर से आने वाले पर्वतारोहियों के गाइड के तौर पर काम करते हैं। नेपाल के ही पासंग दावा शेरपा एवरेस्ट विजय के मामले में कामी रीता से ज्यादा पीछे नहीं है। 14 मई को पासंग दावा शेरपा ने 26वीं बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर कामी रीता के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन 3 दिन बाद ही कामी रीता ने अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर एवरेस्ट विजय का एक नया रिकॉर्ड रच डाला। हम आपको बता दें कि इस साल एवरेस्ट पर इंसान की विजय के 70 साल पूरे हो रहे हैं। 1953 में पहली बार न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। तब से लेकर अभी तक दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगे बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। बैन हटने के बाद अब पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया। जमीन के बदले नौकरी के मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने उनसे करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। तमिलनाडु सहित देश के 3 राज्यों में जलीकट्टू का खेल जारी रहेगा। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट का कहना है कि राज्यों ने इन खेलों को सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। G7 की बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान पहुंच चुके हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक के लिए दुनिया भर के नेता पहुंच रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जापान पहुंचे। यहां उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की। अर्जेंटीना के हजारों कर्मचारी ब्यूनो आयर्स की सड़कों पर उतरे। ये सभी लोग देश में बढ़ती महंगाई और IMF की डील के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस के क्रीमिया में धमाके के बाद ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। क्रीमिया प्रशासन धमाके में शामिल लोगों की तलाश कर रहा है। इटली के उत्तरी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। पूरे देश में साइबर फ्रॉड के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा से एक अच्छी खबर मिल रही है। वहां के 2 किसान भाई एक अनोखी नस्ल के आम की बागवानी कर रहे हैं, जिसकी पूरी दुनिया में भारी डिमांड है। क्योंकि छोटे छोटे पेड़ों पर लटक रहे ये आम इतने महंगे हैं कि इनको खरीदना और खाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यकीन नहीं हो रहा तो चलिए आपको इनकी कीमत बता देते हैं। बेहद खास किस्म के इन आमों की कीमत 2,70,000 रुपए किलो है। जी हाँ, 1 किलो आम 2,70,000 रुपए में बिकता है। आम की इस नस्ल को मियाजाकी कहा जाता है। ये आम जापान में उगाए जाते हैं और वहीं से पूरी दुनिया में पहुंचते हैं। मियाजाकी नस्ल के आम के दाम और उनकी डिमांड के बारे में जानकर जामताड़ा के 2 भाइयों ने इसकी खेती शुरू की और अपने बाग में इस आम के साथ पौधे लगाए और इस साल दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। ये मियाजाकी जहाँ तक बात है तो वो मेरा भाई जापान से मंगाया था। मियाजाकी के बाद इसका खासियत है इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, माने कैंसर मरीज को भी ये खिलाया जा सकता है। मियाजाकी नस्ल के इन पौधों पर लटक रहे एक आम की कीमत कम से कम 50,000 रुपए है। आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर मियाजाकी नस्ल के आमों में ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते वो इतना महंगा बिकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं। मियाजाकी आम मूल रूप से जापान के क्यूशू प्रांत के मियाजाकी शहर में उगाए जाते थे और इसीलिए इनका नाम भी मियाजाकी शहर के नाम पर ही पड़ गया। मियाजाकी नस्ल के एक आम का वजन आमतौर पर 250 से 350 ग्राम तक होता है। साथ ही इन आमों में फ्रूट शुगर की मात्रा साधारण आम के मुकाबले 15% ज्यादा होती है। मियाजाकी आमों के बाकी आमों से अलग यही बनाता है और वो है उनका रंग।
क्योंकि ये आम पकने के बाद हरे या पीले नहीं बल्कि बैंगनी और रूबी कलर के दिखते हैं। जापान में माना जाता है कि मियाजाकी आम खाने से आंखों की रोशनी और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेहत से जुड़े फायदों को भूल भी जाएं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मियाजाकी आमों जैसा स्वाद दुनिया के दूसरे किसी आम में नहीं है। कोलंबिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है और खबर भी सामने आई है। वहां राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों ने 4 बच्चों को जंगल से जिंदा ढूंढ निकाला है, जो 2 हफ्ते पहले हुए प्लेन क्रैश के बाद से लापता थे। कोलंबिया के जंगलों में 1 मई को एक विमान अचानक गायब हो गया था। 100 जवानों की टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान विमान का मलबा मिला और आसपास कुछ ऐसे सबूत मिले जो वहां जिंदा बचे लोगों की गवाही दे रहे थे। सर्च ऑपरेशन की कुछ तस्वीरों में वहां कैंची, बच्चे की दूध की बोतल और जमीन पर पत्ते बिछे दिखे, मानो किसी ने बैठने का इंतजाम किया हो। इससे सुरक्षा बलों को अंदेशा हुआ कि इस हादसे में कुछ लोग जिंदा बचे हैं। इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दावा किया कि हमारे सैन्य बलों के गहन तलाशी अभियान के बाद उन 4 बच्चों को जिंदा पाया गया है जो ग्वावावियार में विमान दुर्घटना में लापता हो गए थे। इसी वजह से देश में खुशी है। बताया गया कि हेलीकॉप्टर के जरिए बच्चों को लगातार संदेश पहुंचाया जा रहा था। उनकी भाषा में बच्चों की दादी का एक मैसेज रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बच्चों से एक ही जगह पर रुकने की अपील की गई ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता पोस्टर बैनर्स लेकर सड़क पर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि जयपुर के सांगानेर में मुस्लिम छात्रावास के लिए जमीन दिए जाने का विरोध हो रहा है, जिसके विरोध में सांगानेर में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय संगठन भी इकट्ठा हुए और रैली निकाली। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था अल्पसंख्यक छात्रावास हटाओ। लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात दिखाई दिया। दरअसल सांगानेर में मुस्लिम छात्रावास को जमीन दिए जाने पर वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारें बदलती हैं, लेकिन सांगानेर को इसी तरह टारगेट किया जाता है। अल्पसंख्यक में जो भी छात्र रहेंगे वो सारे बाहर के आएंगे, जिसमें कॉलोनी निवासियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। परिवार के साथ कॉलोनी निवासी रहते हैं, इसका हम सांगानेर की जनता भरपूर विरोध करती है। स्थानीय संगठनों ने इसके विरोध में बाजार बंद बुलवाया। उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपने के बाद 5 दिन के भीतर अगर छात्रावास के लिए जमीन देने का फैसला निरस्त नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 1100 साल पुरानी एक बाइबल $38 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 313 करोड़ रुपए में बिकी है। इस ऐतिहासिक बाइबल को बेचने के लिए ऑक्शन हाउस सूथबीज ने न्यूयॉर्क में नीलामी का आयोजन किया, जहां चर्म पत्र यानी चमड़े के पन्नों पर हाथों से लिखी बाइबल को नीलामी के लिए रखा गया। हिब्रू भाषा में लिखी गई इस बाइबल को कोडेक्स सुसून के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि कोडेक्स सुसून नाम की इस बाइबल को वर्ष 880 से 960 के बीच लिखा गया था। ये बाइबल अपने आप में 24 किताबों का संकलन है, जिनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन 3 हिस्सों के नाम है द पेंटेट्यूक, द प्रॉफिट्स और द राइटिंग्स। नीलामी के दौरान अमेरिकी राजनयिक एल्फ्रेड एच मोसेस ने इस बाइबल के लिए 313 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस बाइबल को इजराइल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद अमेरिकन फ्रेंड्स म्यूजियम फॉर द जेविश पीपल को दान कर दिया गया है। आंकड़ों की बात करें तो किसी मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि के लिए ये दूसरी सबसे बड़ी कीमत है। इससे पहले अमेरिकी संविधान की एक दुर्लभ पांडुलिपि के लिए 2021 में $43 मिलियन यानी करीब 355 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और ओडेसा पर गुरुवार को तड़के मिसाइल हमले किए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि कीव में धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी और विस्फोट के बाद गिरे मलबे से एक गैर आवासीय इमारत में आग लग गई। यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस द्वारा दागी गई ज्यादातर क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी किया, जिसका मलबा 2 जिलों में गिरा और एक गैराज परिसर में आग लग गई। हालांकि इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। रूस ने इस महीने 9वीं बार यूक्रेन की राजधानी को निशाना बनाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैस्पियन क्षेत्र में तैनात रूसी विमानों से क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। तो वहीं हमलों के बाद रूस के टोही विमान ने कीव के ऊपर उड़ान भी भरी। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाकर भीषण हवाई हमला बोला, जबकि इस हमले का यूक्रेनी सेना ने पूरी ताकत के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया।
यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने रूस की सभी 18 मिसाइलों को मार गिराया। इस हमले में 6 किंजल मिसाइलों को भी नष्ट कर दिया गया, जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती हैं। इसके साथ ही 450 किलोग्राम विस्फोटक के साथ न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती हैं। रूस की किंजल मिसाइल दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रडार पर इसे पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने इस घातक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। 47वें इंटरनेशनल म्यूजियम डे के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस एक्सपो का आयोजन किया गया है। जिसका उद्घाटन आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति मैदान में किया। इस दौरान पीएम मोदी ने लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका के साथ साथ कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का भी विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्राचीन भारतीय कला और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि आजादी के बाद भी भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के प्रयास नहीं किए गए। आजादी के पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश से अनेकों कलाकृतियां अनएथिकल तरीके से बाहर ले जाई गई है। हमें इस तरह के अपराध को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। इस साल की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग रखी गई है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे और भारत की विरासत की अद्भुत झलक दिखाई देगी।